हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति सक्सेना और आप अपने यूट्यूब चैनल प्रगति होम साइंस स्टडी लैब पर हो। सो वेलकम बैक। और अब ये नया आपका इवन सेशन स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स एमए सेकेंड सेमेस्टर और एमए फोर्थ सेमेस्टर। सो लेट्स स्टार्ट। हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो एमए सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। आपका जो इस बार थ्योरी के पेपर रहने हैं वो आपके 3 थ्योरी के पेपर रहेंगे। इसके साथ एक और एड ऑन होगा जो आपका इलेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखें तो 4 आपके थ्योरी के पेपर रहेंगे, एक प्रैक्टिकल आपका रहेगा और एक आपका प्रोजेक्ट वर्क भी इंक्लूड होगा। जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी प्रोजेक्ट लिया था उनका अभी सेकेंड सेमेस्टर में भी प्रोजेक्ट वर्क चलेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सारे पेपर। सो एमए सेकेंड सेमेस्टर आपका जो फर्स्ट पेपर है वो है मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो ये जो पेपर है आपका वो पूरा न्यूट्रिशनल बेस्ड है। आपको इसमें जो पढ़ना होगा वो आरडीए आपको पूरा रिटेन करना होगा। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस सारे आपने याद करने होंगे और उसी के हिसाब से आपके डाइट प्लान्स बनेंगे। तो इस बार आपका जो पेपर है वो डाइट प्लान्स पे डिपेंडिंग है। ठीक है, तो किस किस के इसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूछी गई हैं। तो पहला है आपका न्यूट्रिशन फॉर प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, तो प्रीनेटल पीरियड इट मींस प्रेगनेंसी टाइम, स्टार्टिंग के 6 मंथ और लास्ट के 6 मंथ में कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि स्पेशली जिनकी नीड बढ़ जाती है या जिन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ऑब्वियसली प्रोटीन पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है प्रेगनेंसी टाइम में। और आपका कैलोरी है, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी, इन सारे न्यूट्रिएंट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है औरों के साथ साथ। ठीक है, तो इसी को इन डिटेल में हम जब डिटेल वीडियोस बनाएंगे तब उसमें बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको सिलेबस समझा रही हूँ। नेक्स्ट आपका जो इसमें टॉपिक है यूनिट है वो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर लेक्टेटिंग मदर, यानी कि दूध पिलाने वाली माताओं के लिए कौन कौन से पोषण की आवश्यकता इस टाइम जरूरत होती है। तो देखिए मेनली जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं सभी की जरूरत होती है। कहीं पे कुछ चीजें ज्यादा इम्फेसाइज हो जाती हैं जिन पे ज्यादा फोकस किया जाता है और कहीं पे उन पे थोड़ा सा कम फोकस किया जाता है। न्यूट्रिशन ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स आपके वही रहने हैं, 5-6 जो भी आपके 5 जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वही रहने हैं, पर किसी में किन्हीं चीजों की ज्यादा जरूरत होती है तो किसी में वो चीज थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब धात्री माताओं के लिए मतलब जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए कैलोरी बढ़ जाती है। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि मिल्क फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट इस लैक्टेटिंग टाइमिंग में बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसमें यूनिट है आपकी न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी से मतलब आपका जो न्यू बॉर्न बेबी है यानी कि बर्थ टू 2 इयर्स तक आप इसमें यहाँ पे इसको इन्फेंसी में लेंगे। ठीक है, तो इस बीच इस ड्यूरेशन में आपने कौन कौन से न्यूट्रिशन पे उसके ध्यान देना है। स्टार्टिंग के 6 मंथ वो फीडिंग कर रहा होता है तो उस वक्त मदर फीड को कैसे कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, कितना न्यूट्रिशन उसको मिलेगा। जब उसकी सप्लीमेंट्री फूड स्टार्ट होगी आफ्टर 6 मंथ तो आप कौन कौन से सप्लीमेंट्री फूड्स उसको दोगे। ठीक है, पूरक आहार जिन्हें हम कहते हैं, तो उनके बारे में आप बताएंगे। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड से मतलब 2 इयर्स से स्टार्ट होगा आपका और ये चलेगा आपका 10 से 11 साल तक। ठीक है, तो इस बीच इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, प्री चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। ठीक है, तो इस बीच कौन कौन से न्यूट्रिशंस की आवश्यकता किस ड्यूरेशन में कब कौन से बढ़ जानी है तो उनका आपको यहाँ पे पूरा डिटेल देना होगा थ्योरी के साथ और उनका मेन्यू प्लान, एक डाइट चार्ट उनका सबका बनाना होगा। ठीक है, और डाइट चार्ट के लिए आपको आपका आरडीए बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, लास्ट इसमें जो है वो न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट के टाइम कौन कौन से न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है, प्रोटीन, कैलोरी, आयरन, चूंकि ब्लड लॉस हो रहा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुकी होती है तो आयरन की भी जरूरत होती है, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, इन सब की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सारा आपका जो पहला पेपर है वो आपका है मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो ये सारी यूनिट्स आपकी पांचों यूनिट्स उसमें कवर की जाएंगी। इसमें आपका न्यूट्रिशंस के बारे में देना है और उनसे रिलेटेड पूरा उनका डाइट चार्ट विथ आरडीए आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर जो है इसमें आपका वो रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट।
ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट में भी जो डेवलपमेंट आपने एम्फेसाइज इसमें किए गए हैं वो आपके किए गए हैं एडोलेसेंट टू ओल्ड एज तक। ठीक है, तो सबसे पहले एडोलेसेंट है। एडोलेसेंट आपको इसमें डेफिनेशन देनी है, इसका मीनिंग बताना है कि युवावस्था क्या होती है। इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं, तो मोस्टली 3 स्टेजेस होती हैं एडोलेसेंट की, कि अर्ली स्टेज, मिडिल एज, मिडिल एडोलेसेंट, और थर्ड है आपकी लेट एडोलेसेंट। ठीक है, तो कई बुक्स में एक एक साल का थोड़ा सा फर्क दे देते हैं, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मैं इस पे लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी तब उसमें जैसे मैं बताऊंगी आप वैसे लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि जो स्टेजेस की बात करें तो अर्ली स्टेज जो अब स्टार्ट होने लगी है वो 10 to 14 होने लगी है। इसको प्यूबर्टी एज भी कहते हैं। इस टाइम फीमेल्स में भी और मेल्स में भी, मतलब गर्ल्स में भी और बॉयज में भी इंटरनल जो चेंजेस होते हैं फिजिकल वो हो रहे होते हैं। लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, लड़कों में भी उनका एजिंग का स्टार्ट हो जाता है, उनकी आवाज़ भारी होना, दाढ़ी निकलना। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो इनके बारे में आप जानेंगे। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे एडोलेसेंट की। ऐसे ही जो इसके बाद इन्हीं की जो माइलस्टोन्स हैं उनके बारे में आप जानेंगे कि इस एज के माइलस्टोन्स, माइलस्टोन से मतलब वो मील के पत्थर जिनसे इस अवस्था को पहचाना जाता है कि ये हो गया, इट मीन्स ये एडोलेसेंट एज में आ गया है। ठीक है, या इस एज में ये प्रवेश कर गया है, या ये साइन इस उम्र का है, तो माइलस्टोन्स के बारे में आप जानोगे। नेक्स्ट है इसमें अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड जो स्टार्ट होती है वो 21 टू 40 होती है। तो इस ये एज के बारे में आप जानेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें सोशल इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज के, क्योंकि देखिए 21 टू 40 एज जो है वो मोस्टली आपका दो चीजों पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज होता है। एक तो आपका कैरियर बिल्डिंग पे, आपका कैरियर बन रहा होता है, और दूसरा आपका फैमिली बढ़ रही होती है, मतलब आपकी फैमिली नई बन रही होती है आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें आपने इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से सोशल इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है और एक्टिविटीज कैसे बढ़ रही होती हैं उनकी, या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं इस उम्र में, तो ये चीजें आप जानोगे। नेक्स्ट है आपकी मिडिल एज। मिडिल एज का जो एज ग्रुप है वो है 40 to 60 ईयर्स। तो ये चूंकि लाइफ कहते हैं ना एक्सपेंडिंग टाइम होता है, कि इस टाइम तक मोस्टली मैरिजेस हो चुकी होती हैं, बच्चे हो चुके होते हैं, तो अब उनके हिसाब से अपने आप को ढालना या उनके हिसाब से अपनी लाइफ को मैनेज करना, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं इस उम्र में। तो इसके भी आप कैरेक्टरिस्टिक जानोगे। मिड लाइफ ट्रांजेक्शन्स क्या क्या होते हैं वो आप जानेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट टू चेंज्ड फैमिली पैटर्न। अब चेंज हुई ना फैमिली, तो उस पैटर्न में खुद को कैसे व्यक्ति एडजस्ट करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। तो वो एडजस्टमेंट कैसे कैसे किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसके भी डेवलपमेंटल टास्क हैं, तो वो भी आप पढ़ोगे। ठीक है, लास्ट है आपकी ओल्ड एज, जो कि आफ्टर 60 सीनियर सिटीजन एज। ठीक है, वो स्टार्ट हो जाती है टिल जब तक आप लाइव हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे होते हैं। मसल्स का डिके होना, आपका बोन्स का डिके होना, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होना, बहुत सारी कहते हैं ना साइकोलॉजिकल इश्यूज होना, सोशल इश्यूज होना, मतलब इस उम्र में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो उनसे कैसे खुद को मैनेज किया जाए, ये वो व्यक्ति कैसे मैनेज करे, ये आप पढ़ोगे। ठीक है, या क्या जरूरतें होती हैं इस टाइम की, उनके बारे में आप पढ़ोगे, यानी कि प्रॉब्लम्स एंड नीड्स के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल टास्क पढ़ोगे, चेंजेस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस के बारे में आप इनके पढ़ेंगे। ठीक है, और साइकोलॉजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं इस उम्र में। ठीक है, तो ये आपका हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके थर्ड पेपर की, जो कि है आपका पेरेंट्स एजुकेशन एंड काउंसलिंग। तो इसमें जो हम बात करेंगे वो पेरेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग की कर रहे हैं, कि इसकी क्या जरूरत है आज के टाइम में, पेरेंट्स एजुकेशन और काउंसलिंग की क्या जरूरत है, तो उस जरूरत यानी नीड को जानेंगे। रोल क्या है एक बच्चे की परवरिश में, या एक बच्चे के पालन पोषण में जो पेरेंट एजुकेशन होता है उसका क्या रोल है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मेथड एंड अप्रोचेस ऑफ पेरेंट्स एजुकेशन एंड काउंसलिंग। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं एंड अप्रोचेस हैं जिनसे हम पेरेंट्स एजुकेशन एंड काउंसलिंग को कहते हैं ना अच्छे से कर पाएंगे या अच्छे से पहुंचा पाएंगे लोगों तक। ठीक है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन है आपका, वर्कशॉप्स हैं, या होम विजिट है, या पब्लिकेशंस हैं, तो इनके माध्यम से हम लोगों को पेरेंट्स एजुकेशन और काउंसलिंग दे पाएंगे। ठीक है, तो उन मेथड्स के बारे में इन डिटेल में जानेंगे। जो आपकी थर्ड यूनिट है वो है कंटेंट ऑफ पेरेंट एजुकेशन, यानी कि कौन कौन सा विषय वस्तु रखी जाए पेरेंट एजुकेशन में। तो पेरेंटल प्रैक्टिसेस विद रेफरेंस टू चाइल्ड रियरिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि बच्चे के जो पालन पोषण के लिए जो रणनीतियां होती हैं उनको कैसे अपने जीवन में लाए पेरेंट्स,
ताकि वो अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर पाएँ। तो उन रणनीतियों के बारे में इनमें डिटेल में जानोगे। ठीक है, लास्ट इसमें यूनिट है एरिया ऑफ नॉलेज एसेंशियल फॉर पेरेंट एजुकेशन। कौन-कौन से एसेंशियल नॉलेज के एरियाज़ हैं जो पेरेंट एजुकेशन में लिए जाते हैं, यानी कि कौन-कौन सा ज्ञान या नॉलेज विषय लेना है पेरेंट एजुकेशन में। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले फॉर चिल्ड्रन, जैसे कि बच्चों के लिए खेल का क्या महत्व है, तो ये महत्व पहले तो माँ-बाप को पता होना चाहिए। अगर पेरेंट्स को, जैसे आजकल का बच्चा जो होता है, एक तो सिंगल चाइल्ड है, दूसरा ये है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो बच्चा बाहर नहीं जा पाता है, तो वो खेल पाता ही नहीं है। इस उसमें क्या होता है, उसको मोबाइल दे दिया जाता है, वो अपना मोबाइल पे खेल रहा होता है, बट मोबाइल पे खेलना इज़ नॉट अ प्ले, ठीक है? तो ऐसे में खेल का क्या रोल है बच्चे की लाइफ में, फिजिकल प्लेस का क्या रोल है, तो इसको अगर पेरेंट्स को इसकी कहते हैं ना महत्व पता होगा, तो वो अपने बच्चे को उस हिसाब से अच्छी परवरिश दे पाएंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है ना, वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हर कोई अपनाता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए। और ये आदत हमको कहाँ से मिलती है, बचपन से ही ये चीज हमारे अंदर इनबिल्ट होने लगती है। तो कैसे होगी ये इनबिल्ट हमारे अंदर? तो इसके लिए बच्चे को जो है, होता है ना, बच्चा कोई गलती करके आता है, कहता है मैंने नहीं किया, ये इसने किया है। तो ये क्या था? मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म की ज़रूरत कब पड़ती है? जब बच्चा डरा हुआ हो, भयभीत हो, या कोई उसकी जो सिचुएशन है, जो उसके अगेंस्ट हो, तब वो खुद को बचाने के लिए जो-जो एक्टिविटीज़ करता है ना, वो डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इस पे हमको ध्यान रखना होता है कि बच्चा ऐसे में कुछ अपने लिए अहित ना करे और कुछ अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म अपने लिए तैयार करे, जो इन फ्यूचर उसको आगे चल के भी काम करे। ठीक है? तो इसके बारे में हम समझेंगे कि रोल क्या है डिफेंस मैकेनिज्म का। नेक्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन। मतलब अब हमें जानना है नेक्स्ट जो इसी में नॉलेज है वो किससे रिलेटेड है कि क्रिएटिव एक्टिविटीज की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों की लाइफ में। ठीक है, अब क्रिएटिव एक्टिविटीज से मतलब कुछ भी ऐसा जो बच्चे का क्रिएटिव ब्रेन को एक्टिव करे, लाइक पेंटिंग है, लाइक डांसिंग, सिंगिंग, कोई जूडो, कराटे, मतलब कुछ भी ऐसा, स्विमिंग, क्रिएटिव, जिसमें उसका क्रिएटिव माइंड एक्टिव हो और बॉडी के सभी सेंस ऑर्गन्स एक्टिव हो। तो ऐसा जो होता है ना, वो आपका जो है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी तरीके का डेवलपमेंट हो। केवल पढ़ाई से ही बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, ये हम सबको पता है, ठीक है? तो ऐसी कौन-सी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए ताकि उनका सर्वांगीण विकास करने में हेल्प मिले? तो इनके बारे में हम जानेंगे। और इसी में लास्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फैमिली साइज़ कंट्रोल, कि जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उसके बारे में किन कारणों से हो रहा है, और कैसे हम अपना फैमिली साइज़ को कंट्रोल करें, यानी फैमिली प्लानिंग हम कैसे करें ताकि हमारा कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार रहे। तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो ये आपका रहा थर्ड पेपर। तो 3 तो आपके ये थ्योरी के मेजर पेपर हो गए। इसके बाद एक और आपका थ्योरी का जो एड ऑन होगा इस बार, वो रहेगा आपका इलेक्टिव पेपर रहेगा, ठीक है? इस पेपर का जो नाम है वो है न्यूट्रिशन ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। तो इसमें जो टॉपिक कवर किए गए हैं वो आपकी फिटनेस से रिलेटेड है और हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ। तो इनके बारे में बताना है कि फिजिकल एजुकेशन क्या होती है और हेल्थ क्या होता है। डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव, इनका क्या, इनको परिभाषित करना, इनका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इनका आधार क्या है, ये बताना है। कंपोनेंट्स क्या, कौन कौन से तत्व हैं जो फिजिकल एजुकेशन में आते हैं, तो इनका डिटेल में बात करेंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो इसकी सेकंड यूनिट है वो योगा एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट है। तो योगा डिफरेंट आसन्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, जो भी आपके इसमें सिलेबस में दिए होंगे उनके बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में, वो हम जानेंगे। और इसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि जो भी स्ट्रेस होता है हमारी लाइफ में उसको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि खत्म हम कर नहीं सकते, तो मैनेज करें, कैसे मैनेज करें, वो टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसी में थर्ड यूनिट आपकी है रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से आपके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका लिपिड, और इसी के साथ साथ आपका एनर्जी। तो जब हम फिजिकल वर्क करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारी एनर्जी उसमें कंज्यूम होती है। तो उस कहते हैं ना प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, क्या उस समय हमारे इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं, या कैसे हम अपनी एनर्जी को कंज्यूम करें, तो वो सारी प्रोसेस हम जानेंगे। जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इनका सबका मेटाबॉलिज्म को जानेंगे कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज के एक्सरसाइज में कैसे मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें लास्ट यूनिट है आपकी, वो है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन फ्लूइड
एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा जो बॉडी का फ्लूइड है, फ्लूइड से मतलब जल, ठीक है, लिक्विड जो है वो पसीना निकलता है ना एक्सरसाइज करते वक्त, तो अब वो कम हो रहा है ना हमारे बॉडी से, पानी की कमी हो रही है, तो हम ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स, और इसी के साथ पानी, पसीने में खाली पानी नहीं निकलता, जल ही नहीं निकलता, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स और रिलीज होते हैं, ठीक है ना। कभी टेस्ट करने वाली चीज नहीं है, पर कभी टेस्ट किया हो, पसीना तो नमकीन सा होता है, आपके टीयर्स भी हल्के नमकीन से होते हैं, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज के ड्यूरिंग एक्सरसाइज इनको कैसे बैलेंस करें, अपने बॉडी के फ्लूइड को और इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो ऐसे कौन से बॉडी मतलब न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स हैं जिनको हम कंज्यूम करके अपने जो एक्सरसाइज को इफेक्टिव बना सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग जानोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके जो थ्योरी के पेपर रहने वाले हैं वो 4 हो गए हैं, 3 तो आपके मेजर हैं और चौथा आपका इलेक्टिव पेपर रहना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्योरी का। अब हम बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल की। तो आपके प्रैक्टिकल में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे जब आप फॉर्म फिल करोगे, तब ये ध्यान रखिएगा, एक आपका रहेगा मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन और दूसरा रहेगा डाइट फॉर डिफरेंट स्टेज। आपका जो भी कॉलेज में इंटरनल है वो आपको इसके बारे में क्लियर कर देगा, तो जो आपको कॉलेज में आपका इंटरनल आपसे बोले आपको वो फिल करना है। तो फिलहाल इन दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा, मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन और दूसरा है डाइट फॉर डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। और तीसरा, मतलब तीसरा नहीं कहूंगी, दूसरा, ये तो इन दोनों में से कोई एक आप सेलेक्ट करोगे, वो आपका प्रैक्टिकल हो गया, एक आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, ठीक है। जिनने भी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क जिनके उसमें था एडमिट कार्ड में, तो इस बार भी उनको प्रोजेक्ट वर्क सेलेक्ट करना होगा। तो इस हिसाब से आपका 4 थ्योरी के, एक प्रैक्टिकल, एक प्रोजेक्ट, तो आपका 6 इस तरीके से पेपर आपके एग्जाम में होने वाले, ठीक है, ठीक है। अभी आपका ये सिलेबस सेकंड सेमेस्टर क्लियर हुआ है, तो अब आप लोग बने रहिएगा, स्टे ट्यून, और आपको डिटेल में वीडियोस आगे मिलते रहेंगे।